हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि एनसीईआरटी समरी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे भूगोल चैप्टर 7 कक्षा 7 का मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। उससे पहले हम अपने लास्ट क्लास का आंसर देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय घास स्थल कौन कौन से हैं। तो इसका सही आंसर होगा 1 एंड 2। ठीक है, चलिए बस्तियों की बात करें। पहले हम बात कर लेते हैं कि पहले के लोग किस तरह से रहते थे। प्रारंभिक मानव आप सभी जानते हैं भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर रहते थे। लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ, नए नए कौशल विकसित हुए और नए नए खाद्य पदार्थ का उत्पादन किया गया। घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास हुआ। इसी प्रकार से उसने अपने आवास के वातावरण को भी अपने अनुकूल बनाया। पहले कहाँ रहते थे, पेड़ पौधों में या फिर गुफाओं में रहते थे, है ना। तो इसी प्रकार से वो संसाधनों से कौशल विकास कर करके आगे बढ़े। और बात करते हैं बस्तियों की कि कैसे मानव बस्तियों पर आया, वो हमने बता दिया। बात करते हैं बस्तियों के बारे में। तो बस्तियां वही स्थान हैं जहाँ पर लोग अपने लिए घर बनाते हैं, और वह स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे क्या कहते हैं, बसाव स्थान कहते हैं। एक आदर्श बसाव स्थान के चयन की बात करें तो चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं कुछ आवश्यक होती हैं, जैसे कि अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि उपजाऊ, ठीक है, इस तरह की उपजाऊ मिट्टी, इस तरह की कुछ आवश्यकताएं ज़रूरी होती हैं। बात करें बस्तियों की तो बस्तियां स्थायी भी हो सकती हैं और अस्थायी भी हो सकती हैं। ये किस पर निर्भर करता है, ये लोगों पर और वहाँ की जलवायु पर निर्भर करता है। यदि आप ऐसी जगह हैं, ऐसे स्थान पर हैं जहाँ आपको लगता है, जैसे पहाड़ों पर हैं या आप जंगल में हैं, जहाँ आपको लगता है कि आप स्थायी रूप से हमेशा के लिए नहीं रह सकते, वहाँ की जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, वो जल्दी ही नष्ट होने वाले हैं, एक तरह से वो हमेशा के लिए नहीं है, तो वो वहाँ पे अस्थायी बस्तियाँ ही बनाएंगे। और बस्तियों को दो प्रकारों में बांटा जा सकता है, जैसे कि ग्रामीण बस्ती और शहरी बस्ती। बस्ती इन द सेंस ऐसा नहीं है कि झोपड़पट्टियों की बात हो रही है जहाँ पर सब बसे होते हैं, यहाँ उसकी बात हो रही है कि बस्तियाँ कि कैसे कैसे कहाँ लोग बसे हैं। ठीक है, ग्रामीण बस्ती वह होती है जहाँ लोग मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी में और पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण भी हो सकती है। सघन मतलब घर पास पास भी हो सकते हैं, और प्रकीर्ण मतलब एक घर यहाँ पे हो गया, यहाँ से रोड जा रही है तो फिर एक घर को काफ़ी दूर हो गया। आप बचपन में देखा होगा, हम एक पेंटिंग बनाते थे झोपड़ी वाली, हम एक झोपड़ी यहाँ पर बना देते थे, एक थोड़ी सी दूर बनाते थे, पीछे पहाड़ होते थे। तो इस तरह की बस्तियों को क्या कहते हैं, प्रकीर्ण बस्तियाँ कहते हैं। चलिए बात करते हैं नगरीय बस्तियों की। तो नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय बस्तियां नगरीय क्षेत्रों में लोक निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में कार्यरत होते हैं। मोस्टली जो लोग होते हैं शहरों में वो कहाँ किस चीज़ में कार्यरत होते हैं, लोक निर्माण में, व्यापार में एवं सेवा क्षेत्रों में। व्यापार में आपने देखा होगा, हम शॉपिंग करने कहाँ जाते हैं, शहरों में जाते हैं। अगर आप गांव में रह रहे हैं तो आप शहर में जाएंगे, लेकिन आप शहर में ही हैं तो आपको कुछ दूरी पर ही जाना पड़ेगा। बड़ी बड़ी मार्केट शहरों में ही देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ऋतु प्रवास भी एक होता है जहाँ पे ऋतुओं के हिसाब से लोग प्रवास करते हैं। लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाह की खोज में निकल जाते हैं, अर्थात वो एक तरह से चलायमान रहते हैं। यदि यहाँ पे अभी उनको चारागाह मिल रहा है अपने पशुओं के लिए तो वो यहीं पे अपनी झोपड़ियाँ डाल लेंगे, कुछ छोटे मोटे घर बना लेंगे। लेकिन जैसे ही ये जो ज़मीन है ये उपजाऊ इसकी ख़त्म हो गई है और यहाँ से घास स्थल नष्ट हो गए हैं, तो ये यहाँ से अपना ये उठाया और अपना कहीं और शिफ्ट हो गए। देखा कि जहाँ कहीं और चारागाह अच्छा है तो ये वहाँ पे रहने लग गए। ठीक है, तो इस प्रकार से ऋतु प्रवास भी होता है। आगे बात करते हैं परिवहन के बारे में। तो परिवहन क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए जो संसाधन हम उपयोग करते हैं वो परिवहन होता है।
ठीक है। आवागमन के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो परिवहन होता है। पुराने समय में क्या होता था, अधिक दूरी की यात्रा करने में क्या होता था, बहुत टाइम लगता था। उस समय के लोग पैदल भी चलते थे और अपने सामान ढोने के लिए क्या करते थे, पशुओं का इस्तेमाल भी करते थे। लेकिन पहिए की खोज से क्या हुआ, परिवहन आसान हो गया और समय के साथ साथ परिवहन के विभिन्न साधन भी बनने लग गए, उनका विकास भी हो गया। लेकिन क्या है कि आज भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हमारे देश में भी देखें तो आप कभी वैष्णो देवी की यात्रा या केदारनाथ की यात्रा में देखा होगा, चलने के लिए गधे और खच्चरों का यूज़ होता है। ठीक है। और रेगिस्तान में आपने ऊँट भी देखे होंगे। तो इसी तरीके से दक्षिण अफ्रीका भी प्रसिद्ध है, एक लामा करके वहाँ पे एक जानवर है। तो एंडीज पर्वत में लामा का उपयोग किया जाता है और तिब्बत में याक का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और जब से परिवहन आया है तब से क्या हो गया है, हमारी जो आवागमन है, हमारा जो यात्राएं हैं वो बहुत कम समय के लिए हो गई है, हमारा समय भी बहुत बचा है। तो बात करते हैं परिवहन की। परिवहन में चार प्रमुख जो मुख्य साधन है, एक सड़क मार्ग है, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग आते हैं। भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राजमार्ग भी हैं। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण जो हुआ है वो नवीनतम है। और स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग भी आपने सुना होगा, जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। ठीक है। बात कर लेते हैं परिवहन में अपनी सड़क मार्ग की। तो कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला सड़क मार्ग ही। ऐसा तो नहीं है कि आप अगर 20 किलोमीटर की दूरी पर भी जा रहे हैं तो आप ट्रेन से तो जा सकते हैं अगर आपके आसपास ट्रेन है, लेकिन आप जलमार्ग से नहीं जाएंगे, आप हवाई जहाज़ से भी नहीं जाएंगे, तो सबसे ज़्यादा सड़क मार्ग ही यूज़ करेंगे। ठीक है। सड़कें क्या हो सकती हैं, पक्की भी हो सकती हैं और कच्ची भी हो सकती हैं। एक राज्य है हमारे देश में, उड़ीसा। ऐसा मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है कि उड़ीसा में आज भी सबसे ज़्यादा कच्ची सड़कें देखने को मिलती हैं। ठीक है। बात करते हैं मैदानी क्षेत्रों में, तो सड़कों का घना जाल बिछा होता है। मैदानी क्षेत्र में इसलिए होता है क्योंकि मैदानी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सुलभ होता है कोई भी सड़क मार्ग बनाना। यदि आप पर्वतों पे बनाएंगे तो क्या होगा, वहाँ से पर्वतों को पहले तो आपको काटना पड़ेगा रोड के लिए। ठीक है। आप यहाँ से ऐसे लेके जाएंगे, फिर यहाँ से पर्वत थोड़ा काटेंगे, फिर यहाँ से काटेंगे, तो वहाँ थोड़ी कठिनाई होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है मैदानी क्षेत्र में सड़कें बनाना आसान होता है। मरुस्थल एवं वनों में ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं, लेकिन उन्हें बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत है जितनी कि कंपेयर टू मैदानी क्षेत्र। ठीक है। बात करते हैं हिमालय पर्वत पर मनाली लेह जो है राजमार्ग, वो विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों को सबवे कहते हैं। ठीक है। ये एक छोटा सा पॉइंट था, आप ध्यान रखिएगा। बात करें रेल मार्ग की, तो रेल मार्ग सभी को पता है बहुत तेजी से जाती है, तीव्रता से और कम खर्च से लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने के लिए बहुत ही अच्छा साधन है। और बात करें जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी जो है वो समुद्र तल से 400 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। और इसका जो सबसे ऊंचा बिंदु है वो समुद्र तल से 5072 मीटर ऊंचा है। तो ये विश्व की एक ऐसा रेल मार्ग है, ठीक है, जो अपनी ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, आपको स्टेट पीसीएस में भी आ सकता है ये सब। ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो ऐसे ही बन जाते हैं और आ भी जाते हैं। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ठीक है। बात करते हैं जलमार्ग के बारे में। अधिक दूरी में भारी और बड़े आकार वाले सामान को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। यह भी दो प्रकार का होता है, अंतर्देशीय जलमार्ग एवं समुद्री जलमार्ग। अंतर्देशीय अर्थात ये हमारा भारत है। ठीक है। हमें भारत के अंदर ही क्या करना है, आवागमन करना है और अपना सामान पहुंचाना है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो यदि यहाँ से गंगा है तो ये इसके अंदर चल रहा है। ठीक है।
यहाँ से नर्मदा तापी है तो यहाँ पे चल रहा है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, अंतर्देशीय, जो अपने देश के अंदर अंदर ही परिवहन हो रहा है, ठीक है, आवागमन हो रहा है जलीय मार्ग से। लेकिन जो हमारा भारत है उसके बाहर इधर अरब सागर देखने को मिलेगा, इधर बंगाल और हिंद महासागर देखने को मिलेगा। तो जो इनमें महासागरों में जो आवागमन होगा, साधन ले जाए जाएंगे, सामान व्यापार होगा, वो समुद्री मार्ग कहलाया जाएगा। बात कर लेते हैं नाव्य नदियों एवं जलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। और कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग हैं जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और भी अलग देशों में देखें तो उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक और अफ्रीका में नील नदी प्रसिद्ध है, ठीक है। बात करें समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान के लिए एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए किया जाता है। और यह मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं, पत्तन अर्थात बंदरगाह, पोर्ट, ठीक है, पोर्ट जहाँ पर ये रुकते हैं, जो स्टॉप होता है। और बात करें विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन की, तो एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी और यूरोप में लंदन कुछ फेमस पोर्ट है। बात करें वायु मार्ग की, तो 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन सबसे तीव्र मार्ग है, आप सभी जानते हैं। यदि हमें कहीं रेलगाड़ी से या फिर हमें सड़क मार्ग से 4 से 5 दिन लगते हैं, तो वहीं हमें वायु मार्ग से कुछ ही घंटे लगते हैं आने और जाने में, ठीक है। लेकिन क्या है, ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। और कुछ ही लोग अफोर्ड कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। हर तरह के लोग हमारे भारत में रहते हैं और दुनिया में भी रहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन हैं जो बहुत ही फेमस हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा, ठीक है। बात कर लेते हैं संचार की, तो संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है, आप सभी जानते हैं। मैं आपको ये वीडियो भेज रही हूँ या मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये भी एक संचार के माध्यम से ही हो रहा है। आप किसी से वीडियो कॉल करते हैं, कॉल पे बात करते हैं, आप हमसे जुड़े हैं, तो ये भी संचार के माध्यम से ही है। बात करें तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित किया है। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। बात करें समाचार पत्रों की, रेडियो एवं टेलीविज़न के द्वारा हम सब बड़ी संख्या में संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, जनसंपर्क का माध्यम बोला जाता है। कहीं पर कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो अगर वो मुंबई में हुआ है और बहुत ही भयानक हुआ है, तो और हम बैठे हैं दिल्ली में या मेरठ में, तो हमें कैसे पता चलेगा, हमें न्यूज़ से पता चलेगा, ठीक है। कहीं भी कोई घटना होती है, जैसे रूस और उसका अभी झगड़ा चल रहा था, तो हमें कैसे पता चल रहा था, वो न्यूज़ के माध्यम से ही तो पता चल रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार ये सूचना जो संचार है वो हमें लाभ प्रदान करता है। और ये कैसे होता है, ये सैटेलाइट से होता है। संचार में सैटेलाइट से तीव्रता आई है। बात करें और भी कुछ तीव्रता में, तो तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा जैसी चेतावनी आदि हमें सैटेलाइट से ही मिलती है, और सैटेलाइट हमारे लिए सहायक होती है, ठीक है। तो देख रहे हैं आप कितना लाभ है। तो ये कुछ संचार था और ये आज हमारा चैप्टर था। और ये कुछ जो मैप में है आपको, ये प्रमुख समुद्र एवं हवाई पत्तन है, वायु मार्ग है एवं जल मार्ग है, इसको आप देख लीजिएगा। कुछ कुछ मैं आपको बोल के बता सकती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन आप ज़रूर इसको देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने बात करी पोर्ट की, मुंबई ये रहा, ठीक है, ये एक पोर्ट है। और भी पोर्ट है, सिंगापुर का ये पोर्ट यहाँ पे है, ठीक है। बैंकॉक का हो गया, मनीला का हो गया। इधर बात करें रियो डी जेनेरियो का था एक, इधर भी हो गया।
तो ये कुछ जो पोर्ट हैं ये आप ध्यान से देखिएगा, और जल मार्ग भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से यहाँ ये जल मार्ग हैं, ठीक है, और हवाई मार्ग भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही। और आज का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह परिवहन तंत्र कौन सा है जो एक वर्ष में भारत के सर्वाधिक यात्रियों को ले जाता है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। आज का हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है, और आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इस वीडियो की PDF भी मिल जाएगी और डेली क्विज भी देखने को मिलेगी, जो आपके UPSC प्री में बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक यू।